हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का 5वां चैप्टर जो है गति का नियम। इस चैप्टर का ये लेक्चर 2 है, दूसरा लेक्चर है, दूसरा वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो है न्यूटन की गति का नियम। तो न्यूटन के गति के नियम को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आपको पता है न्यूटन के गति का 3 नियम होता है। पूरे तरीके से डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे और आसानी तरीके से एक एक बात हम समझते हुए चलेंगे। मैं आपसे केवल एक ही चीज कहूंगा, यदि आप रट कर नहीं समझ कर याद करना चाहते हैं, वीडियो को अंत तक बने रहें, आसानी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब एक एक करके हम समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला आता है न्यूटन के गति का नियम। तो न्यूटन के गति के कितने नियम होते हैं भैया? 3 नियम होते हैं, इतनी बात तो हम जानते हैं। तो पहला नियम क्या है? तो देखिए न्यूटन के गति का पहला नियम यही है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, या इसे ही हम जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं। किस नियम के? जड़त्व का नियम कहें या न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहें, दोनों बात एक ही है। अब आता है न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में क्या बताया। न्यूटन ने बहुत ही बेसिक बात हमें बताया, जो कि आपको ऐसे भी पता है कि कोई भी वस्तु यदि गतिशील है तो वो मतलब कोई भी वस्तु यदि गति कर रहा है तो वो सदैव गति करना ही चाहता है। और कोई वस्तु यदि स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। बात समझ में आ गया? क्या हमने बताया? हमने यही बताया कि कोई भी वस्तु है तो ये वस्तु जो है यदि ये गतिशील है, गतिशील या हम गतिमान भी कह सकते हैं, यदि वस्तु गतिशील है, गतिमान है, तो वो सदैव गतिमान या गतिशील ही रहना चाहता है। और यदि कोई वस्तु स्थिर है, स्थिर मतलब एक जगह रुका हुआ है, जैसे ये बोर्ड है एक जगह स्थिर है, तो ये भी हमेशा स्थिर ही रहना चाहता है, जब तक कि इस वस्तु पर कोई बाहर से बल ना लगाया जाए, बाहर से फोर्स ना लगाया जाए। यही है गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। देखिए वही बात हमने लिखा है, इस नियम के अनुसार, इस नियम मतलब न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार, या आप कह सकते हैं जड़त्व के नियम के अनुसार। ठीक है, तो इस नियम के अनुसार जो वस्तु स्थिर अवस्था में होता है वह सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, और जो वस्तु गतिमान अवस्था में होता है वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। मतलब जब तक कि इस वस्तु पर कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तब तक कोई स्थिर वस्तु है तो स्थिर ही रहेगा, और गतिशील वस्तु है तो वो गतिशील ही रहेगा। बात समझ में आ गया ना आपको? जैसे ये बोर्ड है तो इस बोर्ड ये है, ये यहीं पे रहेगा जब तक कि हम इसको फोर्स लगाकर उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक न रख दें। जैसे कि दीवार है, दीवार स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में नहीं रहेगा। कब वो स्थिर से हट जाएगा, कब वहां से हटेगा? जब हम बाहर से फोर्स लगाएंगे, जब उसे हम हथौड़े से उसे तोड़ेंगे, तब जाकर ना वो हटेगा। तो वही बात कहा जा रहा है कि जो वस्तु अगर स्थिर अवस्था में है तो वो सदैव स्थिर में रहना चाहता है, और कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वो सदैव गतिशील अवस्था में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। बात समझ में आ गया ना? यही आपको परिभाषा लिखना है, सॉरी ये नियम है, इसी नियम को लिखना है। आप कहेंगे न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार, या आप कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा, और जब कोई वस्तु गतिशील अवस्था में होता है या गतिमान अवस्था में होता है तो वो सदैव गतिमान अवस्था में रहना चाहेगा, जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तब तक। बात समझ में आपको आ गया होगा? चलिए जी, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। इसके बाद आपका काम यही है कि आप इसको नियम को लिख लें। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में कार की गति आप कह सकते हैं। ठीक है, कार की गति, मोटरसाइकिल की गति, ट्रेन की गति, बस की गति, ये सभी क्या है इसके एग्जांपल हो जाएंगे। ठीक है,
ये आप लिख सकते हैं कार की गति। एक और मैं आपको एग्जाम्पल, ये बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, इसको मैं अब आपको बताना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछ लिया गया है। जैसे ये सपोज डैट ये एक गिलास है, ये एक गिलास है, ठीक है। इस गिलास में हमने क्या रख दिया है, इस गिलास में हमने इस तरीके का इस गिलास में हमने इस तरीके का एक हमने कोई भी प्लेट टाइप का रख दिया है। ये एक गिलास है, गिलास में हमने एक ऊपर गिलास के ऊपर इस तरीके का एक प्लेट हमने रख दिया है। अब प्लेट के ऊपर हमने क्या रख दिया है, प्लेट के ऊपर एक हमने सिक्का को रख दिया है। प्लेट के ऊपर इस प्रकार एक हमने सिक्के को रख दिया है। ये क्या है, सिक्का है। अब क्या होता है कि इस सिक्के को इस पर रख दिया है। अब जैसे ही इस प्लेट, ये समतल जो प्लेट है, इसको तेजी से हम खींचते हैं, जैसे इसको खींचते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो सिक्का है ये इसी में गिर जाता है, इस ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि न्यूटन के गति का प्रथम नियम कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर अवस्था में होता है तो वो सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। तो जो ये प्लेट था, ठीक है, प्लेट के ऊपर हमने एक क्या रखा था, एक सिक्के को रखा था। ये जो सिक्का है इस सिक्के को रखा था, तो ये सिक्का स्थिर अवस्था में था। और जैसे ही हमने इस प्लेट को खींचा तो ये प्लेट के साथ तो चला जाना चाहिए था ना, इस सिक्कों को भी इसके साथ प्लेट के ऊपर ही रहना चाहिए। बट ये सिक्का इसमें इसलिए गिरा क्योंकि ये स्थिर ही रहना चाहता था, इसलिए ये हटा नहीं, सिक्के जो है वो गिलास में ही गिर गया। मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। तो ये एक फेमस एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। आगे बढ़े, आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे जी। चलिए अब हम देख लेते हैं न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। देखिए न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम है ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैं कह सकता हूँ, या मैं ज़्यादा ये कह सकता हूँ थोड़ा सा टॉप है। और टॉप इसलिए है क्योंकि बेसिक जिनको ना पता हो उनको थोड़ी सी समझने में परेशानी हो सकती है। देखिए यहाँ पे ये बताया जाता है, देखिए इसमें यही बात बताया जाता है ना कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मतलब न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में यह बताया कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। अभी आपको समझ में आएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा यह परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। इसको भी मैं समझा सकता हूं, बट अदरवाइज मैं ये कहूंगा अगर आप चाहें तो केवल यहां तक भी लिख देंगे तो कंप्लीट आपका होता है, ठीक है। ये नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है। फिलहाल आप इतना ही याद रखेंगे, यहां से लेकर यहां तक। मैं ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहता, ठीक है। इतना याद रखेंगे। अब देखिए यहां से न्यूटन के गति का द्वितीय नियम इन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये दिया कि F = P2 - P1/T असमानुपाती। ये न्यूटन के गति का द्वितीय नियम में ये हमें फॉर्मूला दिया और इसी फॉर्मूले से हमने ये क्या दिया है, नियम इन्होंने दिया है। देखिए कैसे हुआ है इसको समझिए। ये P2 - P1 है, ये क्या है, संवेग है। P क्या है, संवेग है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, ये क्या है, बहुत मिस्टेक है भैया। ये क्या है, संवेग में परिवर्तन है,
ठीक है। यहाँ पे जो P2 माइनस P1 दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे, संवेग में परिवर्तन है। ठीक है। और T क्या है, T समय है जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर। जब भी परिभाषा करते हैं तो समय को दर कहा जाता है। और यहाँ पे ये क्या है, वस्तु पर लगाया गया बल है। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि मान लेते हैं सपोज दैट कोई ये वस्तु है, तो इस वस्तु का एक होगा प्रारंभिक संवेग जो है P1, एक होगा अंतिम संवेग जो है P2। ठीक है, एक प्रारंभिक संवेग है P1, एक है अंतिम संवेग P2। तो ये जो संवेग है इस वस्तु पर लगाया गया एक बल है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो ये संवेग दिखाई दे रहा है तो संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। बात समझ में आ रहा है ना, कभी भी रटना नहीं है, समझ कर याद करना है। मतलब आप कहेंगे न्यूटन ने गति का द्वितीय नियम में यही कहा कि, आप कहेंगे न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, यही फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कहां से आया, कैसे आया, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। फिलहाल आपको नियम याद हो गया, इतना बहुत है, नियम पहले आपको याद होना चाहिए। देखिए ये कैसे आया है ये फॉर्मूला, मैं आपको बता रहा हूं। मान लेते हैं ये सपोज दैट कोई वस्तु है, मान लेते हैं ये कोई वस्तु है, इस वस्तु का, ये जो वस्तु है इसका, इस वस्तु का जो द्रव्यमान है मान लेते हैं m है। ठीक है, मान लेते हैं दो वस्तु है, एक ये है, एक और मान लेते हैं एक ये है। मान लेते हैं ये दो वस्तु है, एक ये है, एक ये, मान लेते हैं ये पहला है और ये मान लेते हैं दूसरा है, दो वस्तु है। मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान m है और इस वस्तु का भी द्रव्यमान m है। और इस वस्तु का जो संवेग है वो P1 है और इस वस्तु का संवेग जो है वो P2 है। ठीक है, यह संवेग ना कहकर हम यहाँ पर वेग कह देते हैं कि ये जो वस्तु है मान लेते हैं ये V1 वेग से चल रहा है और ये V2 वेग से चल रहा है। ठीक है, मतलब इन दोनों वस्तुओं को अगर तौलेंगे तो इनका द्रव्यमान तो एक बराबर है परंतु वेग अलग अलग है। तो यदि हम पहले जो पहला पिंड है तो हम लिखेंगे वस्तु 1 का संवेग। तो वस्तु फर्स्ट का जो संवेग होगा तो संवेग को हम P1 से दर्शाएंगे। P मतलब संवेग, पहले के लिए याद करें तो P1, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान तो m है, अब वेग क्या है, V1 है, तो V1 हमने लिख दिया। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिला, यहां से हमें ये फॉर्मूला मिला कि P1 इक्वल टू m इंटू V1। उसके बाद वस्तु 2 के लिए हम क्या करेंगे, वस्तु 2 का संवेग। तो वस्तु 2 का अगर हम संवेग देखें तो P2 कहेंगे इसको, P2 इक्वल टू द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान तो इसका m है परंतु वेग V2 है, तो द्रव्यमान गुणे वेग हमने लिख दिया। तो यहां से हमें ये फॉर्मूला मिला जी। ठीक है, इसको हम अब देखिए ये P1 हो गया, ये P2 हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हम संवेग ज्ञात करें, अब आप ध्यान से समझेंगे, जब P1 और P2 का मान हमने ज्ञात कर लिया तो यहाँ पे यही बात बताया गया। हम अब आप ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे न्यूटन ने अपने गति के द्वितीय नियम में हमें बता दिया कि जो संवेग में, उन्होंने क्या बताया कि संवेग जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे न्यूटन के, यहाँ पे लिखेंगे न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। अब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1।
संवेग में परिवर्तन की दर, टी लगा देंगे तो दर कहेंगे, संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर, ये जो वस्तु है इस वस्तु पर लगाए गए जो बल है उसी के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये हम फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। तो यहां से ही ये फॉर्मूला आया है। ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से। तो आप समझ गए P2 माइनस P1 हमने किया है। अब चलिए थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाकर देखते हैं क्या हमें मिलता है। तो यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो F हो गया, समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है K, तो K हमने लिख दिया। P2 का मान क्या है, P2 का मान है m इंटू V1, तो हम लिखेंगे m इंटू V2, सॉरी m इंटू V2 है। अब P1 का मान क्या है, m इंटू V1, तो माइनस m इंटू V1, अब भाई क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। ठीक है जी, इतना हमने कर लिया। उसके बाद अब देखिए हम क्या करेंगे, ये F है तो हम लिखेंगे F। अब देखिए यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो K का मान है वो 1 है, न्यूटन ने जो यहाँ पे कांस्टेंट जो K का मान लिया वो 1 ले लिया, तो 1 यदि इसमें 1 का गुणा इसमें कराएंगे तो वो टोटल इतना ही होगा, 1 का गुणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो F 1 रख दिया गया है तो वो समाप्त हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर भी m है, यहाँ पर भी m है, दोनों में से m को कॉमन कर लेंगे। तो m को अगर हमने कॉमन कर लिया तो, या चलिए मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे हम K के मान को अभी ना रख कर आगे रख देते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट अभी लेके चलते हैं, फिलहाल अभी लेके चलते हैं। तो K हमने लिख दिया, इन दोनों में से m को निकालते हैं, m को कॉमन करेंगे। तो m को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे V2 माइनस V1 बचेगा, V2 माइनस V1, अब बटे T बचेगा, यही ना बचेगा जी। अब देखिए यहाँ से अगर आप सोच रहे हैं, अब थोड़ा सा समझेंगे, तो यहाँ से K इंटू एम मिला, K इंटू एम, ये ऊपर क्या है, V1 माइनस V2, वेग है ना, वेग ही है V1 V2, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 है, इसका मतलब वेग में परिवर्तन है, और नीचे समय है, तो वेग में परिवर्तन का जो दर होता है वो त्वरण कहलाता है। तो त्वरण को हम इतने की जगह पर a भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि वेग में परिवर्तन का दर है वो त्वरण कहलाता है, मतलब a इक्वल टू V2 माइनस V1 बाई T होता है, तो a हमने लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे चूंकि हमें ये बात पता है कि K इक्वल टू 1, न्यूटन के नियम से, न्यूटन के अनुसार K इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ से जो हमें F का मान मिलेगा ये 1 हो गया, तो m इंटू a हो गया, ये हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें किसका फॉर्मूला मिलता है, ये F क्या है, बल है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, और यही से बल का फॉर्मूला जो होता है वो प्रूव्ड होता है। मतलब न्यूटन के गति का जो द्वितीय नियम से ही बल का फॉर्मूला हमें मिला है, जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, कहाँ से लिखेंगे, इसको मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल मैं यही बात कहूँगा कि इसको आपको नहीं लिखना है, ठीक है जी, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कहें, आप कह देंगे कि संवेग में, मतलब न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार संवेग में परिवर्तन की दर वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। इतनी बात आप कर लेंगे, ये नियम आप लिख लेंगे, यहाँ से हमने ये बोल दिया है। नियम जैसे लिख लें, उसके बाद ये दोनों वस्तुओं का फिगर यहाँ पे बनाएंगे। बनाने के बाद सेम टू सेम यहाँ से लेकर ऐसे, फिर से इस स्टेप को, फिर से इस स्टेप को यहाँ तक लिख देंगे, आपका काम कंप्लीट होता है। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तृतीय नियम को देख लेते हैं, ठीक है, ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, अब हम देखते हैं न्यूटन के गति का तृतीय नियम। तो न्यूटन के गति का तृतीय नियम क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है। न्यूटन ने अपने तृतीय नियम में हमें केवल यही बात बताया कि प्रत्येक क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होता है।
मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया भी होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जैसे इसका कहने का मतलब ये था कि जितना हम किसी और को कष्ट देंगे उतना ही कष्ट हमें भी मिलेगा, जितना हम किसी के साथ अच्छा करेंगे उतना ही हमारे साथ भी अच्छा होगा। यही बात न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। प्रत्येक कह रहा है ना कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होगा। इसका एग्जाम्पल ये तो सिंपल सा है, आप याद कर सकते हैं कि न्यूटन के गति के तृतीय नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बंदूक का नोदन। बंदूक का नोदन मतलब जब हम बंदूक चलाते हैं तो जितनी तेजी से बंदूक से गोली आगे जाती है उतनी ही तेजी से क्या होता है, बंदूक जो होता है वो पीछे धक्का मारता है। समझ रहे हैं ना, तो पीछे जो फोर्स लगाता है वही कहा जाता है बंदूक का नोदन। ठीक है, तो वहां पर भी प्रत्येक क्रिया के प्रति बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो वही बात है। दूसरा होता है रॉकेट। रॉकेट का जो लॉन्च होता है, रॉकेट जब छोड़ा जाता है तो उस समय पर भी रॉकेट का जो क्या होता है, रॉकेट का उड़ना। ठीक है, रॉकेट का उड़ना, जब रॉकेट उड़ता है तो उस समय रॉकेट का उड़ना भी न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर ही है। कैसे, तो देखिए जब कोई रॉकेट, जब ये रॉकेट है, ये रॉकेट जब क्या करता है, ये जब उड़ता है तो इसके जैसे ये एक रॉकेट है, तो ये रॉकेट जब उड़ेगा तो आपको पता होगा कि नीचे, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, ये टोटल जब ये उड़ता है ना तो नीचे बहुत ज़्यादा आग बिकता है, आग होता है। जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा उष्मा होती है, ज्वलनशील मतलब जलता रहता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रॉकेट है ये पृथ्वी पर क्या लगाता है, बल लगाता है, और जितना ये पृथ्वी पर बल लगाएगा उतने ही तेजी से ये ऊपर बल लगेगा और ये ऊपर उड़ेगा। बात समझ रहे हैं, तो वही बात कहा जा रहा है। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना। जितना रॉकेट कैसे उड़ता है, क्यों उड़ा, क्योंकि वो पृथ्वी पर एक बल लगाया, और जितना पृथ्वी पर बल लगाया उतना ही बल पृथ्वी ने इस पर लगा दिया, और जैसे इस पर लगाया तो ये उड़ गया। समझ रहे हैं ना, तो यही बात है, रॉकेट का उड़ना भी क्या होगा, न्यूटन के गति का तृतीय नियम होगा। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको आसानी तरीके से न्यूटन के गति का तृतीय नियम, फिर से द्वितीय नियम और फिर से जो है यह प्रथम नियम समझ में आ गए होंगे। अदरवाइज मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको आसानी तरीके से एक एक पॉइंट समझ में आए। मैं आपको यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दूसरी बात, यदि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लास 11th का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए उस पर क्लिक करके अपना चैप्टर वाइज पढ़ाई कीजिए। कोई टॉपिक है जो आप रट कर नहीं, समझ कर याद करना चाहते हैं और उसको हमसे पढ़ना चाहते हैं, तो केवल उस टॉपिक का नाम लिखिएगा यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल ब्रदर सर नाम लिखकर सर्च कर दीजिएगा, वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे और ऐसे आप अपनी अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।